कि सर पे टोपी है, मत कहो कि सर पे टोपी है, कहो सर पे हमारे ताज है, कहो सर पे हमारे ताज है, ये चमन हमारा अपना है। जीवन में हमारे दो चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत है, शरीर, बॉडी, तन, मन और धन। तन, मन और धन। तन तो हमारा शरीर है, मन हमारी सोच है, धन हमारा ये पैसा है। तीनों के बिना गाड़ी नहीं चल सकती। और जो दुनिया कहती है कि मनी इज द ईवल ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स, मैं नहीं समझता कि मनी ये एक ईवल है। इसका इस्तेमाल करना ईवल हो सकता है। आप मेडिसिन खाते हैं, मेडिसिन ईवल नहीं है। अगर आप उसको प्रॉपर तरीके से खाएंगे तो मेडिसिन आपके लिए अच्छा करेगी। अगर कहें कि मैंने डॉक्टर ने बोतल दी है, मैं आज ये सारी पी जाऊं, तो वो आप मर जाएंगे। तो इट्स द यूज ऑफ द मनी which can be bad or good। और मेरे को एक शेक्सपियर जी की कोट आती है याद, वो कहते थे नथिंग इज गुड और नथिंग इज बैड, थिंकिंग मेक्स इट सो। कहने का मतलब दुनिया में कोई चीज बुरी नहीं है, दुनिया में कोई अच्छी नहीं है, कोई चंगी नहीं है। उसका इस्तेमाल करना अच्छा या बुरा है। एक और उदाहरण दे दूं इससे पहले मैं आपको, एक आपके पास नाइफ है, वही नाइफ आप चलाते हैं, वही नाइफ डॉक्टर चलाता है। आपको नाइफ से किसी को मारते हैं तो आपको जेल होती है, डॉक्टर किसी को मार देता है ऑपरेशन थिएटर में, उसको कोई जेल नहीं है, नाइफ वही है। So it's the intent of the use of that. So I will start with the finances। ये सभी के लिए है, दिस इज ए जेनेरिक टॉपिक। ये मेरा पहले डिस्क्लेमर है कि जो ये मेरी इंफॉर्मेशन है, दिस इज ए जनरल इंफॉर्मेशन, नॉट पर्टिकुलर फॉर एनीबॉडी। अगर किसी को पर्टिकुलरली पूछना करना हो तो वो मेरे से मिल सकते हैं, देन आई कैन टेल इट। इसको ये मत लेना कि ये आपके लिए सभी के लिए ठीक है या सभी के लिए गलत है। इसलिए आप इसका ध्यान रखना प्लीज, सारे जो भी सुन रहे हैं। नेक्स्ट है जी आज का एजेंडा मेरा क्या होगा। अब डिस्कस द फॉलोइंग पॉइंट्स। हम इसमें स्टेट प्लानिंग को करेंगे थोड़ा सा टच, हमारी जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं उसको टच करेंगे, इंश्योरेंस को टच करेंगे, इनहेरिटेंस को, विल एंड ट्रस्ट को, पावर ऑफ टर्नी, एक्सिक्यूटर एंड टैक्सेस। और एक आप सुनते हैं, सुना है आपने कि दुनिया में दो चीजें तो जरूर हैं, डेफिनेटली, डेथ एंड द टैक्सेस। दिस गोइंग टू हैपन टू यू वन वे और द अदर, यू कांट एस्केप फ्रॉम दैट। नाउ व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट कितनी तरह की है, कैसी है, थोड़ा सा मैं करूंगा। बहुत सारे लोगों को आपको पता है, आप इतनी सालों से जहां पर हैं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये मेरी ड्यूटी बनती है कि एक्सप्लेन इट। पहली आपको जो इनकम आती है जहां से कहीं से, वो आपकी जॉब हो सकती है, आपके ओल्ड सिक्योरिटी हो सकती है, सीपी हो सकती है, जैसे कि कैनेडियन पेंशन प्लान कहते हैं, जहां आपका कहीं और जगह से इनकम हो सकती है, किसी बिजनेस से हो सकती है, कोई रेंटल इनकम हो सकती है, जहां से आपको धन आता है। जब कोई चीज आती है आपको तो आपको उसको संभाल भी रखनी चाहिए, वो भी उसकी बात करेंगे। और ये जो कुछ हैं ये रजिस्टर्ड हैं इन्वेस्टमेंट जो गवर्नमेंट की तरफ से हैं। आप सारे तो अभी जो भी कोई 70 से ऊपर है वो आरआरएसपी में नहीं होगा, क्योंकि आफ्टर 71 जो आपकी रजिस्टर्ड रिटायरमेंट सेविंग होती है, जो आपने अपनी जीवन में जब आप काम करते थे उस समय सेव की थी गवर्नमेंट के साथ टैक्स बचाने के लिए, उसको आप कन्वर्ट कर देते हैं रिफ में,
रजिस्टर्ड रिटायरमेंट इनकम फंड, जिससे कि आपको 71 की एज के बाद मिनिमम अलाउड अमाउंट बाय द गवर्नमेंट जो होता है, मिनिमम जो गवर्नमेंट ने अमाउंट सेट किया होता है वो लेना ही पड़ता है। अभी देखिए जो RRSP थी उस पर आपको पहले टैक्स सेविंग हुई थी, अब आप जब इसको निकालेंगे तो आप इस पर टैक्स पे करेंगे। जो लीरा है लॉक्ड इन रिटायरमेंट अकाउंट, वो होता है कि जब आप काम करते थे तो आपने कंपनी की पेंशन थी, आपने अपना काम चेंज करके कहीं और जगह किया, तो वो कंपनी ने आपको जो पैसे जमा किए थे उन्होंने वो आपको देने होते हैं, लेकिन वो देते नहीं है। देते इसलिए नहीं है, वो देते हैं लेकिन वो आपको कहते हैं आप निकाल नहीं सकते इसको, तो उसको लिए इसके लिए उसको कहते हैं लॉक्ड इन। वो लॉक किया हुआ है आपकी एज 65 तक का, लेकिन उसमें कुछ और कंडीशन होती हैं, जो किसी को जरूरत हो तो उसकी बात हो सकती है, लेकिन वरना नॉर्मली नहीं होती। वही आप 71 के बाद 70 के बाद वो लिफ्ट में चेंज हो जाता है। कुछ चीजें 65 के बाद में हो सकती हैं। और उसके बाद आता है रजिस्टर्ड डिसेबिलिटी सेविंग प्लान। अगर आप जहाँ आपके कोई घर में बच्चा है, जहाँ कोई और डिसेबल्ड है, तो गवर्नमेंट ने उसके लिए भी रखा हुआ है कि आप उसके लिए पैसे जमा करें, और उसमें कुछ हिस्सा गवर्नमेंट डालती है। ये जो पोर्शन होता है गवर्नमेंट का, जो हर साल चेंज होता रहता है, तो इसलिए मैं उसमें नहीं जाऊंगा। सिर्फ ये कहूंगा कि गवर्नमेंट उसमें हिस्सा कुछ डालती है, जो कि जब आपको का जो भी पर्सन है 60 से ऊपर हो जाता है तो फिर उसको निकाल सकता है। उसके बाद आती है आपकी एजुकेशन सेविंग प्लान, जो आप बच्चों के लिए करते हैं कि उनकी पढ़ाई के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए। ये भी आपको गवर्नमेंट सेविंग देती है कि आप करो, और उसके साथ गवर्नमेंट ग्रांट देती है 20% ऑफ द इन्वेस्टमेंट, एंड देयर इज ए मैक्सिमम लिमिट ऑन दैट। सो उसको भी आप कर सकते हैं। उसके बाद ये नई चीज 2009 में शुरू की थी, टैक्स फ्री सेविंग अकाउंट। मेरे ख्याल में आज तक जो मैंने देखा है कि दिस इज द बेस्ट टैक्स फ्री सेविंग अकाउंट। लेकिन इसको कैसे करना है, कैसे हैंडल करना है, कैसे नहीं, इसके नुकसान भी हैं अगर आप सही तरीके से नहीं करते। और जो भी मैंने कहा TFS से जो ऊपर वाली हैं सभी, उन सभी में गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं टैक्स में हाथ है, आपसे कहीं ना कहीं किसी तरीके से टैक्स लेते हैं। लेकिन TFS एक ऐसा बनाया गया, आपका चाहे उसमें जितना मैक्सिमम अलाउड अमाउंट पड़ा हो, गवर्नमेंट आपको उसकी इनकम कहीं नहीं गिनती। आपके पास $1,00,000 पड़ा है, आप फिर भी गवर्नमेंट के ऊपर जाके उनसे सप्लीमेंट मांग सकते हैं, जो गारंटेड इनकम सप्लीमेंट होता है कि मेरे पास पैसे नहीं है खाने के लिए। गवर्नमेंट आपको ये नहीं पूछती कि आपके पास 1,00,000 पड़ा है या 2,00,000 पड़ा है TFSA में। बाकी सभी में आपकी इनकम अकाउंट होगा, लेकिन TFS का नहीं होता। और TFS की सबसे बड़ी जो खूबी ये है कि हर साल आपका जो आपने अगर पैसा निकाला है किसी साल में, अगले साल में आपकी लिमिट फिर बढ़ जाती है इन द बिगिनिंग ऑफ द जनवरी। और गवर्नमेंट सर्टेन अमाउंट हर साल आपको कहती है कि आप कर सकते हैं। इस तरह हर साल की लिमिट बढ़ बढ़ के जो आज तक है, फ्रॉम 2009 से 2021 के एंड तक की, वो $81,500 है। अगर आपके पास $81,500 हैं, आप इसमें रखें, जो भी उससे आपको इनकम मिलेगी वो आपको उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। चाहे वो आपका डिविडेंड हो, चाहे आपका इंटरेस्ट हो, चाहे उसका ग्रोथ हो, चाहे वो आपका क्या $81,000 जो डॉलर है उस बन के वो 2 मिलियन बन जाए, लेकिन उस पर कोई टैक्स नहीं है। ये सबसे बड़ी अच्छी खूबी है। तो इसके बाद क्या है, नॉन रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट्स। जो नॉन रजिस्टर्ड होती हैं, जैसे मैंने जो लिस्ट दी है आपको रजिस्टर्ड की, जो इसके अलावा होती हैं उसे नॉन रजिस्टर्ड कहते हैं, जहां उसे ओपन अकाउंट भी कहते हैं। इन सभी में जो आपने देखा ऊपर में, कोई भी ज्वाइंट अकाउंट नहीं होता। किसी में भी आप अपने स्पाउस के साथ ज्वाइंट नहीं कर सकते। लेकिन जो नॉन रजिस्टर्ड अकाउंट है, जो वो आप किसी के साथ भी ज्वाइंट अकाउंट बना सकते हैं। मीन आपके पास पैसा है, वो रजिस्टर्ड अकाउंट में किसी में नहीं है,
आप अपने किसी फैमिली मेंबर के साथ या अपने हस्बैंड और वाइफ के साथ उसको ज्वाइंट कर सकते हैं। जब एक की किसी की डेथ हो तो पैसा दूसरे को चला जाता है, लेकिन उसमें एक ये भी है कि अगर कोई चाहे तो उसमें से पैसा आपका निकाल भी सकता है, आपको बिना पता बताए भी। लेकिन जो दूसरी ऊपर रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट्स हैं उसमें ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो ज्वाइंट है ही नहीं किसी के पास। अगर आपको कुछ हो जाता है, डेथ हो जाती है, तो उसका प्रोसीजर है वो पैसा आपके, अगर आपकी स्पाउस है कोई, वो जिंदा है, हस्बैंड हो या वाइफ हो, उसको ट्रांसफर हो सकता है। तो किसी के पास भी हो, अगर किसी के पास नहीं है कोई स्पाउस जिंदा, जैसे आप अकेले ही हैं, आपका हस्बैंड नहीं है या वाइफ नहीं है, तो जितना भी पैसा इसमें होगा वो सारे की सारा आपकी इनकम बन जाएगी। जब आपकी डेथ होगी आप टैक्स भरेंगे। मैं एग्जांपल के तौर पर दूं, मान लो आपका रिफ में, लीरा में, आरडीएस में और कुछ में ये पैसा आपका 1 मिलियन पड़ा है, एग्जांपल के तौर पर है जे, और आपकी डेथ होगी, आपकी कोई स्पाउस नहीं है इसको जाने के लिए, आपको 1 मिलियन इनकम पर टैक्स लगेगा। और जो गवर्नमेंट का मैक्सिमम टैक्स है कनाडा में, ओंटारियो में, वो 54% है। आप 1 मिलियन से 2 लाख निकाल दें, बाकी 8 लाख जो है उसका 54% गवर्नमेंट ले जाएगी। आप कुछ नहीं कर सकते, आपको कोई वकील कुछ नहीं कर सकता अगर आपने उसको पहले मरने से पहले इंतजाम नहीं किया कोई। हम उसी की बात करेंगे कि आप इंतजाम क्या कर सकते हैं या क्या नहीं कर सकते। हम अपने क्लाइंट्स को एडवाइस देते हैं, जो हमसे पूछते हैं उनके साथ बैठते हैं, उनको सलाह देते हैं कि आप ऐसे करो ऐसे करो, लेकिन इसका कोई फुल प्रूफ आंसर नहीं है कि हाँ जी बिल्कुल आपको टैक्स नहीं लगे, ऐसी कोई बात नहीं है। सो इस चीज का आपको ध्यान रखना कि हम अब उम्र के उस पड़ाव पर हैं जहां हमें पता नहीं कब बुलावा आ जाएगा। अगर आपने पहले प्लान नहीं किया तो फिर आपके लिए बाद में तो करना बहुत मुश्किल है, आप तो आ नहीं सकते वापस करने के लिए, तो इसलिए इसको सोचें। अब हम जाते हैं दूसरे टॉपिक पर, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस क्यों जरूरी है? आप देखिए, आप कोई चीज लेते हैं, आप कार लिया आपने, आपकी इंश्योरेंस है, किस लिए? कि कार को कुछ टूट जाए, कार की चोरी हो जाए। लेकिन गवर्नमेंट जो, नॉट गवर्नमेंट, जो इंश्योरेंस कंपनी है वो आपका तभी पैसा देती है इंश्योरेंस का अगर कार आपकी चोरी होगी, ना कि टूटेगी। नॉर्मल वेयर एंड टेयर की नहीं, रिपेयर की। एक्सीडेंट में टूटेगी वो रिपेयर कराएंगे, राइट। लेकिन वो आपको ये भी साथ में है कि अगर आपकी वजह से किसी और का नुकसान हो गया, किसी प्रॉपर्टी का, किसी इंसान का, तो इंश्योरेंस कंपनी उसको भी कवर करेगी। लेकिन उसके लिए फाइट करना पड़ेगा, फाइट करना पड़ता है कि मेरे को कितना कवर होगा या नहीं होगा, इसमें कसूर किसका है या किसका नहीं है, ये सारा कुछ देखना पड़ेगा। तो इंश्योरेंस के लिए जो ये है कि ये कई तरह के इंश्योरेंस, देखिए लोग, जो पहले बताऊं कि व्हाट इज इंश्योरेंस। आप कोई चीज भी इंश्योरेंस कर सकते हैं, अपने अपने शरीर को, अपनी बॉडी को, अपनी बिल्डिंग को, बच्चों को, एडल्ट्स को, कार वगैरह को। आप कोई चीज और लेते हैं, सिक्योरिटी फैमिली की, टैक्स डिडक्शन के लिए भी है, मैं उसकी बात करते हैं। लोग अपने बॉडी के पार्ट्स को इंश्योर करवाते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस होती है, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस होती है, कार इंश्योरेंस होती है, मॉर्गेज इंश्योरेंस होती है, लाइफ इंश्योरेंस होती है, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस होती है, बिजनेस इंश्योरेंस होती है, एंडोमेंट लाइफ इंश्योरेंस होती है। आप नाम लें, सभी तरह की इंश्योरेंस मिलती है। लेकिन सबसे बड़ी जो मेरे देखने में आया है, जहाँ लोगों को, औरों के देखने में आया, आप सभी में पैसा खर्चेंगे करने के लिए, इंश्योरेंस के लिए, आप अपनी लाइफ का नहीं करेंगे, आप अपनी हेल्थ की इंश्योरेंस नहीं कराएंगे। अरे मेरे को क्या होना है, इतने साल से हूं, क्या हो गया, मैं कौन सा बीमार होने लगा हूं, मैं कौन सा मरने लगा हूं। आप नहीं सोचते कि
कल को जिसके लिए मैं पैसा कमा रहा हूं इन चीजों के देने के लिए, मैं कमाने वाला नहीं रहा तो उसको कौन पे करेगा? तो आपके लिए सेल्फ इंश्योरेंस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये देखिए, ये लिखा हुआ है टैक्स रिडक्शन, राइट। अब जो टैक्स रिडक्शन है गवर्नमेंट नहीं देती है इसमें से कुछ भी टैक्स रिडक्शन का, लेकिन इंश्योरेंस से जो इनकम होती है उस पर टैक्स नहीं है। मान लो मैं एग्जांपल के तौर पर दे रहा हूं, आपने 1 मिलियन की इंश्योरेंस कराई हुई है, आपकी डेथ हो गई, आपको इंश्योरेंस कंपनी 1 मिलियन देना है, और अब आपके 2 मिलियन का आपके पास इन्वेस्टमेंट्स हैं जिस पर टैक्स लगना है। अब उसमें से एग्जाम्पल अगर आधा मिलियन, 2 मिलियन से 1 मिलियन तो गवर्नमेंट ले जाएगी, तो आपके पास क्या बचा? 1 मिलियन। अगर आपके ये 1 मिलियन की इंश्योरेंस है तो वो आपका 1 मिलियन गवर्नमेंट को देने के लिए काम आ जाएगा। आपका जो पैसा वो बच जाएगा आपकी फैमिली के लिए, जिसके लिए आप हमेशा सोचते हैं कि मैं उनके लिए बचाऊं या करूं या ऐसे करूं। तो ये इंश्योरेंस जो है ये कई तरह की है, जैसे मैंने इधर बताया पिक्चर में कि ये जब हम जवान हैं हम मॉर्गेज वगैरह लेते हैं, कल को कुछ हो जाए तो जो हमारा आज मिलियन का मकान है उसकी मॉर्गेज कौन देगा? जो कमाने वाला नहीं रहेगा। उस टाइम जो ये है मॉर्गेज आपके काम आती है। आप इसको स्टेट प्लान में भी यूज करते हैं, मैंने एग्जांपल दी अभी कि अगर आप इसको यूज करते हैं तो आपको जो पैसा मिलता है, जो आपने गवर्नमेंट को ओ काना मनी, आपके पास कुछ पैसा हो जाएगा इकट्ठा, और आपके जो अपना धन कमाया हुआ है आपने जिसको संभाल के रखा है, जिसके लिए आप 24 आवर काम करते रहे हैं, आप बीमारी में भी, स्नो में भी, अच्छे में भी, बुरे में भी आप काम करते रहे हैं, वही आपके हाथों से निकल जाएगा। और गवर्नमेंट इस पर रहती है हमेशा, जैसे कहते हैं ना, एक ईगल देखता है कि मैं इसको कैसे पकड़ूं, तो गवर्नमेंट कहती है कब मरे, कब इसके पास हो, कब हम पैसा लें। गवर्नमेंट को आपसे कोई प्यार नहीं है, मैं बता दूं। तो इसके लिए आपको इसका सोचना चाहिए। एक टर्म आती है इंश्योरेंस जो बहुत सस्ती होती है, वो एक तरह की आपने जैसे कोई चीज रेंट पर ली होती है, वो होती है जब आपको आपका टाइम खत्म हो जाएगा, आपने लिया 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, जब वो टर्म खत्म हो जो आपने किराया दिया था वो किराया गया। जैसे आपने अगर एक किराया लिया हुआ रूम और आप अगर अपना मकान है, तो जो आपने किराया दिया आज से 20 साल तक, वो किराया गया, आप मूव हो गए तो आपके पास कोई मकान नहीं है। सो टर्म इंश्योरेंस को ऐसे देखते, लेकिन वो आपको टेम्परेरी प्रोटेक्शन देती है। तो इसके लिए अगर किसी को भी जरूरत हो तो दे कैन टॉक टू मी। अब मैं आप कहूंगा, आप सभी जो भी बुजुर्ग बैठे हैं, सियाने हैं, सभी सीनियर्स हैं, आपके लिए बहुत सी चीजें शायद इससे कोई नहीं काम की होगी, लेकिन आप अपने बच्चों को बता सकते हैं, उनको आप एडवाइस दे सकते हैं कि ऐसा करो। वो आपका एक्सपीरियंस सुनना चाहते हैं। इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस होता है कि जो आपको आपके बाबा दादा माँ बाप से या किसी और से मिला है। तो इससे सिंपल डेफिनेशन इज रेफर टू द एसेट दैट इज इंडिविजुअली bequeaths to their loved one, जो हम आपसे किसी को देते हैं, जो हमें कुछ मिलता है। जैसे मेरे को मेरे बाप ने मकान दे दिया, जहाँ उसके पास पैसे थे उसने पैसे दे दिए, तो वो इनहेरिटेंस है जो मेरे को मिली है, उस पर टैक्स कोई नहीं है। लेकिन जो उससे ग्रोथ होगी बाद में, जो उससे फायदा होगा बाद में, उस पर टैक्स होगा। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, आपके माता पिता ने $1,00,000 दिया, $1,00,000 पर टैक्स नहीं है। अब अगर $1,00,000 $10,000 इंटरेस्ट अर्न करेगा तो 10,000 पर वो टैक्स होगा। तो ये हम भी करते हैं, हम जो अब सेव कर रहे हैं, किस लिए सेव कर रहे हैं? अपने बच्चों को देने के लिए, उनको इनहेरिटेंस देने के लिए। तो उसको भी सोच समझ के करना चाहिए। अब एस्टेट क्या होती है? एस्टेट जो होती है वो आपके जो भी है, मकान है, आपकी ज्वेलरी है, आपकी कोई पेंटिंग है, आप जो कुछ भी वैल्यूएबल चीज है वो आपकी एस्टेट है। जैसे ये मकान है,
ये आपकी एक स्टेट है, कितने का है, जितनी वैल्यू का है। जब वो आपका प्रॉपर्टी जो प्रिंसिपल रेजिडेंस है उस पर कोई टैक्स नहीं है, तो ये आपके स्टेट है, आपके बच्चों को चला जाएगा। ज्वेलरी है आपके पास 5 लाख की ज्वेलरी पड़ी है घर में। अब वो ज्वेलरी आपके बच्चे तो मेरा ख्याल नहीं पहनेंगे जो आप पहनती थी, तो वो क्या करेंगे, वो कल को जाएंगे किसी ज्वेलर के पास, जो वो देगा वो लेके कहेंगे आप हमारे खत्म करो, हम यूज कर लें। तो आप पहले क्यों ना कर लो, अगर आप कर सकते हैं तो। किसी के पास बोट है, किसी के पास कार है, किसी के पास कोई आर्ट वर्क है। ये जो सभी चीजें हैं ये आपकी एस्टेट हैं, आपकी जायदाद हैं, जिसे हम जायदाद कहते हैं। तो जिसको भी करना है, आपके जाने के बाद कोई कुछ नहीं करेगा। हाँ, आप विल में लिख के जा सकते हैं कि मेरे मरने के बाद ऐसे ऐसे हो। तो जो स्टेट है इट्स डिस्क्राइब्ड एज एसेट्स एंड लायबिलिटी आफ्टर योर डेथ। सो ये आपकी जो भी प्रॉपर्टी होती है, जो लीगल प्रोसीजर होते हैं उसके मुताबिक होती है। विल क्या है? विल एक आप रिटन डॉक्यूमेंट है आपका लिखा हुआ, जो आप खुद भी लिख सकती हैं, लेकिन उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं। आपने जो आपके पास है, जो धन दौलत है, जो स्टेट है, जो चीज भी है, आप उसको लिख सकती हैं कि मेरे किसी भी बच्चे को, बच्ची को, किसी रिलीजियस मंदिर गुरुद्वारा को, किसी हॉस्पिटल को, किसी डॉग को, किसी कैट को, किसी का भी नाम हो, आप लिखना हो लिख सकती हैं कि उसको दिया जाए। हमने एक पढ़ा था कि किसी का अमेरिका में एक लेडी की डेथ हुई, उसने ऑलमोस्ट लाइक मोर देन $1 मिलियन अपने कुत्ते के नाम लिखा हुआ था। अब जो उस कुत्ते की लुक आफ्टर करेगा उसको मिलेगा। तो आप ये जो विल है इसको ध्यान से लिखें, और मेरी जो अपनी राय है, आपका मानना ना मानना आपकी मर्जी है, कि किसी वकील से बात करके करें। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप खुद नहीं लिख सकते, खुद नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी कॉम्प्लिकेशन कितनी है। ये बिल आपकी डेथ के बाद ही लागू होगी, उससे पहले नहीं होगी। ये जैसे आप देख रहे हैं एक सिंपल बिल होती है, आपने पेपर पर लिख दिया। एक लिविंग विल है जो अब जिंदा है उसमें काम आती है। एक ज्वाइंट विल है जिसे फर्स्ट टू डाई या लास्ट टू डाई कहते हैं, मेरे मरने के पहले, मेरे मरने के बाद। ये सारी आप कर सकते हैं। जहाँ ये जो है आपका है, अपने अपने बच्चों को लिखना है कि मेरे जो है, मेरे बच्चों को जे मिले, मेरे चाचा ताई मासी को जे मिले, मेरे भाई बहन को जे मिले। आप इस तरह किसी तरह भी वो लिख सकते हैं, एक चार्ट बना सकते हैं कि जैसे मेरे को इतना मिले, उसके जो बकाया वो मेरे चाचे को मिल जाए, या मेरी ताई को मिल जाए, या मासी को मिल जाए, नाना को, नानी को, जिसको भी लिखना हो वो आप कर सकते हैं। ट्रस्ट क्या होता है? कुछ लोग ट्रस्ट बना के जाते हैं, पैसा अपना ट्रस्ट में डाल देते हैं। ये ट्रस्ट की जो डेफिनेशन है, ये किया जाता है आपकी प्रॉपर्टी जो है, जो आपके पास कोई धन है, उसको एक ऑर्गेनाइजेशन में दिया जाता है, जिसको कोई उसको मैनेज करता है, जिस पर आपको ट्रस्ट है उसको मैनेज करे। जैसे आप कहें कि मेरा बेटा मेरे ये पैसे को हैंडल करे, तो वो एक ट्रस्ट बनाया जाएगा, उसको ट्रस्टी बनाया जाएगा, वो देखभाल करेगा। आपकी इच्छा के मुताबिक वो उस पैसे को हैंडल करेगा। जब भी वो पैसा हैंडल करना होगा, आपकी वो पहले बिल जहाँ जो आपकी इच्छा होगी उसको देखा जाएगा। लोग ऐसा करते हैं, वो सारा पैसा जाने के लिए कई दफा वो ट्रस्ट बना देते हैं। जैसे आप बना दें कि मैंने ये बनाया कि मेरे ट्रस्ट में से हर साल $5,000 इस मंदिर को जाए, इस गुरुद्वारे को जाए, जैसे चर्च को, जहाँ हॉस्पिटल को जाए, तो हर साल वो 5,000 उसमें से उसको देते रहेंगे, और जो उसकी ग्रोथ होगी उस पर टैक्स भी लगेगा, और वो टैक्स भी उनको भरना पड़ता है। अब ये आता है पावर ऑफ अटर्नी। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट और वेरी डेंजरस डॉक्यूमेंट। व्हेन आई से डेंजरस, आप जिंदा होते हुए अपनी पावर जो है, जो आपकी साइनिंग अथॉरिटी या आपकी साइनिंग जो आपको ताकत है, वो किसी और को दे रहे हैं।
अगर मैं कहूं कि मैं अपने भाई को कह रहा हूं कि तू मुझे जो मेरी प्रॉपर्टी है, जहाँ जो मेरे जो भी जायदाद है, तू उसको जिस तरह चाहे हैंडल कर दे, तो मैं एक दिन बीमार नहीं हुआ तो उसने देखा कि मेरी सारी प्रॉपर्टी बेच भी सकता है, कि उसके पास मैंने पावर दे दिया करने के लिए। इसलिए जब भी ये पावर ऑफ अटॉर्नी देनी हो, ये आपके जिंदा होते होते है, जब मरने के बाद नहीं है। और आप ये दो तरह की होती है, एक होती है फाइनेंशियल। फाइनेंशियल का मतलब आपकी किसी तरह की जायदाद, किसी तरह का पैसे का। और एक होती है हेल्थ, कि मैं अगर बीमार हूं, मैं उसकी काबिल नहीं हूं कुछ कहने के लिए डॉक्टरों को या बोलने के लिए, तो मेरे वाला जो आदमी जिसका नाम दिया है वो मेरे बिहाफ पर डिसीजन ले सकता है। कभी कभी आप डॉक्टर पूछते हैं कि दिस पर्सन इज ऑन ए मशीन, ब्रीदिंग मशीन, अब हम इसको रखें या इसको मशीन को बंद कर दें कि उसकी बॉडी नहीं है, इज मेंटली डेड। तो वो तो बीमार पड़ा, उसको तो पता नहीं कुछ भी। तो वो जो उसके पावर ऑफ अटॉर्नी दी है आपने, जिसको बेटे को, बेटी को, वाइफ को या किसी और को, तो वो उससे पूछेंगे आप क्या करें, तो वो आपके ब्याह पर डिसीजन लेगा इसको करने के लिए। अब द पावर अटॉर्नी क्या है? इट्स अ डॉक्यूमेंट दैट गिव्स समवन एल्स द पावर। ये किसी तरह भी यूज होती है, ये मेडिकल भी हो सकती है, लीगल भी हो सकती है, रियल एस्टेट भी हो सकती है, फाइनेंशियल डिसीजन की भी हो सकती है। और इसको आपको हायर लॉयर के लिए भी ऑनलाइन टेम्पररी, लेकिन एक जगह नहीं यूज होती, मैं बता दूं आपको गेट मैरिड के लिए नहीं हो सकती। आप किसी को जे पावर अटॉर्नी दे नहीं सकते, मेरी जगह तुम मैरिज कर लो, इसलिए वहां पर नहीं चलती। जैसे मैं कहूँ कि मेरी जगह, मैं इंडिया में मैरिज हो रही है, मेरी जगह मेरा भाई मैरिज कर ले और लड़की से, क्योंकि मैं कनाडा में बैठा हूँ, पावर अटॉर्नी दे दूं उसको, वहां नहीं चल लगेगी, वहां नहीं होगा। तो पावर अटॉर्नी के बहुत से फायदे नुकसान हैं। आपको जो भी आपको आपने यूज करना है, पर्सन जिसको देनी है, वो रिलायबल होना चाहिए, वो आपका ट्रस्टी होना चाहिए, जिसको आप ट्रस्ट करते हैं, वो आपसे समझदार होना चाहिए। जहाँ हो सकता है, जहाँ जैसे आप कहेंगे मैं एक 10 साल के बच्चे को दे दूं, वो नहीं लागू होगी, वो नहीं एक्सेप्ट करेंगे। वो एज ऑफ एक्सेप्टेंस जो है, जैसे 18 साल की जहां पर कनाडा में है, उससे बड़ा होना चाहिए। और आपको उस पर यकीन होना चाहिए कि वो मेरी जो भी है चीजें जिसके लिए मैं दे रहा हूँ उसको प्रॉपर्ली हैंडल कर सकता है। इसलिए इन चीजों का ख्याल रखें कि ये बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी भी नुकसान आपको कर सकती है ये चीज। अब ये एक एक्सिक्यूटर होता है, हमारे कम्युनिटी में देखा गया है कि बहुत से लोग इसको जहाँ तो अंडरस्टैंड नहीं करते, जहाँ इसको यूज नहीं करते। एक्सिक्यूटर का मतलब है कि आपकी डेथ के बाद जो आपकी जायदाद है उसका कौन हैंडल करेगा, कौन उसको देखभाल करेगा, इससे ज्यादा नहीं है। कौन सा टैक्स देना है, कहाँ पर देगा, कौन से कोर्ट में जाना है, क्या करेगा, किस वकील के पास है उसको क्या करेगा, आप में कितने बेनिफिशियरीज हैं उनको ढूंढना करना, सारा कुछ उससे कहते हैं। जो आपकी जायदाद को प्रॉपर डिवाइड करना है आपकी विल के मुताबिक, वो इसका काम है। तो ये जो है, जैसे मैंने लिखा है इस बार कर कि आपकी वो स्टेट कलेक्शन करेगा डिसीज के बाद, आपकी जो पेमेंट डेथ करनी है उसको करेगा, आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है आफ्टर डिसीजन वो करेगा, आपको जो चॉइस करनी है आपने चूज करना है कि कैसा करना है। शुड बी यंगर देन यू, बिकॉज अगर आपसे ज्यादा है तो हो सकता है वो आपकी डेथ से पहले उसकी डेथ हो जाए। और वो मेजर होना चाहिए, मेजर का मतलब 18 साल से ऊपर होना चाहिए। प्रेफरेबली जो आपके जहाँ रहते हैं वहां का होना चाहिए, उसको आपके बारे में ज्ञान होना चाहिए कि कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते। और जो बेनिफिशियरी हैं उसको उनके बारे में पता होना चाहिए। और एक अच्छे चाल चलन का आदमी होना चाहिए। ये नहीं कि आप किसी भी जो आदमी आपका अच्छे चाल चलेंगे उसको दे दें, फिर कहेंगे मेरे तो पता नहीं पैसे किधर गए, क्या हो गया, तो बेचारे आप भी खा सकता है। और आप किसी को भी हायर कर सकते हैं, लॉयर को भी बना सकते हैं, और किसी को भी करते हैं, जो उसकी कॉस्ट होगी वो आपकी जायदाद में से कॉस्ट भी ले सकता है। प्रोबेट, प्रोबेट क्या है? ये प्रोबेट है जो आप गवर्नमेंट को टैक्सेस के रूप में देते हैं।
वो आपके टेस्टामेंट लिखा उसके बाद में होता है आपकी, वो चेक करते हैं कि आइडेंटिटी क्या है, आपके डेट्स क्या पे करने हैं, टैक्स क्या पे करने हैं, आपकी डेथ डेट और डेथ डिटर्मिनेशन कैलकुलेट करते हैं, आप उसको अपॉइंटमेंट करते हैं, वो सारे कोर्ट में जाता है, करता है, आपकी जो कोई जायदाद है उसकी देखभाल के लिए करना है, और ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्टेट करना है, ये प्रोबेट, ये जो चीजें सभी हैं इन पर किसी ना किसी तरह से किसी ना किसी प्रकार का टैक्स लगता है। किसी पर थोड़ा होगा, किसी पर ज्यादा होगा। तो वो ये सारा काम जो आपका एक्सिक्यूटर है वो करता है। इसलिए ये दोनों चीजें, एक्सिक्यूटर और प्रोबेट, इकट्ठा चलता है। अब प्रोबेट इन्वेंटोरियो में क्या है मैं उसको दे दूं, ये है कि आपकी जो रियल स्टेट है उस पर टैक्स लगेगा कोई ना कोई, आपकी जो बैंक अकाउंट्स हैं इंक्लूडिंग फॉरेन बैंक्स उस पर कोई ना कोई टैक्स लग सकता है, आपके जो शेयर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, ट्रस्टेड हैं, TFS, RRSP, रिफ वगैरह सभी हैं, उस पर कहीं ना कहीं टैक्स की बात आ सकती है। और जो आपकी कार वगैरह है, ट्रक वगैरह है, बोट वगैरह है, मोटरसाइकिल है, उन पर सभी पर हो सकता है टैक्सेस। और आपके पास कोई ना कोई चीज है, कोई मटेरियल है, जो आपका जो बिजनेस है, इन सभी पर जो मैंने पहले लिस्ट किया था, आपको किसी ना किसी प्रकार का टैक्स हो सकता है जो कि प्रोवेट गवर्नमेंट को देना होता है, वो आपके एक्सिक्यूटिव का काम है। अब रही बात टैक्सेस की, जो कि फाइनल है, टैक्स हमारे लिए कितना जरूरी है, हम सारी उम्र टैक्स देते हैं और फाइनल भी देना है मरने के बाद। जब तक आप टैक्स नहीं देंगे आपकी आत्मा को शांति नहीं देने देगी गवर्नमेंट, वो आपके पीछे भागती रहेगी, आपको वो कहते हैं कब्र में से भी निकाल लेगी, निकाल लेते हैं, उन्होंने किया है ऐसे। तो ये टैक्स क्या है, जो स्टेट टैक्स कहते हैं, हमारा जो हमारी जायदाद वगैरह है, आपकी जितनी कोई वैल्यू है उस पर गवर्नमेंट ये टैक्स लेती है, जो आपके एसेट्स बेनिफिशियरी को देने हैं वो टैक्सेस के बाद देती है। ये जो आपकी वेल्थ है, जहाँ नो टैक्स भी है, ये सभी पर कैलकुलेशन होती है। अगर कोई नो टैक्स है तो नो टैक्स है, अगर टैक्स है तो टैक्स है। ये आपका जो स्टेट टैक्स है कि आपने कितना पे किया, कितना पे करना चाहिए, जहाँ आपके बाद आपकी जो पैसा है उसमें से उन्होंने टैक्स देना। मान लो आपके पास मकान है, वो उस पर टैक्स लगना है, तो गवर्नमेंट आपको कहेगी कि जहाँ इस मकान को बेचो उसमें से टैक्स दो। जहाँ कोई आदमी जो उसके बेनिफिशियरी है मकान का, वो अपनी पॉकेट से टैक्स दे, तब उसके जो मकान है उसके नाम पर जाएगा, वरना वो मकान उसके नाम पर नहीं जाएगा। सो ये जो चीजें हैं गवर्नमेंट हमेशा ही ढूंढती रहती है कि हम टैक्स कहाँ से लें। और एक टैक्स आता है जो कैपिटल गेन टैक्स। जैसे कैपिटल गेन टैक्स क्या है कि जहाँ आपको मुनाफा हुआ है, अब देखिए अगर आपको लॉस हुआ तो गवर्नमेंट कोई आपको नहीं देती राहत उसमें से, लेकिन गेन हो तो वो टैक्स मांगती है, एक्सेप्ट फॉर द बिजनेसेस वेयर दे हैव अ कैपिटल गेन एंड कैपिटल लॉस, इंडिविजुअल पर नहीं है। सो इसमें क्या आ जाता है, आपकी इनकम आ प्रॉपर्टी आ जाती है, आपके बॉन्ड्स आ जाते हैं, आपकी कार आ जाती है, एनीथिंग जिसमें आपको मुनाफा हुआ है, एक्सेप्ट जो आपकी पर्सनल चीज है। सो इस पर भी टैक्स लगता है। अब जो इंडिविजुअल टैक्स है गवर्नमेंट का कनाडा में, जहाँ ओंटारियो में कहूँ मैं, जितना आपको गेन हुआ है आफ्टर द एक्सपेंसेस, निकालने के बाद, जिसे कहते हैं नेट गेन, नेट कैपिटल गेन, उसका 50% आपको टैक्स फ्री है और 50% पर टैक्स लगा है। मान लो आपने प्रॉपर्टी बेची है 2-3, आपको 1 मिलियन प्रॉफिट हो गया सारे खर्चे निकाल के, तो उसमें से 5 लाख जो है आपका टैक्स नहीं लगना, 5 लाख आपकी इनकम बननी है, उस पर टैक्स लगना है। अगर 2 हस्बैंड वाइफ हैं तो दोनों को 50-50 डिवाइड हो जाएगा, दोनों को अपनी अपनी इनकम के मुताबिक टैक्स लगेगा। सो इस तरह ये जो टैक्सेस फाइनेंस वेरी इंपॉर्टेंट, आपको अपने टैक्स एडवाइजर से, जहां मेरे से बात करके इसके लिए प्लान करना चाहिए। अब दूसरी बात आज जो फाइनल की तरह है कि आप
अपने कागजात जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आप उनको संभाल के रखो कहीं ना कहीं, उनका रिकॉर्ड होना चाहिए। ये नहीं कि आपकी डेथ होगी तो आपके बच्चे को नहीं पता कि मेरे मकान की डीड कहाँ पड़ी है, जहाँ आपकी विल कहाँ पड़ी है, जहाँ आपके बैंक में पैसा उसका अकाउंट नंबर कौन है और कौन सी बैंक में है, क्या कभी कोई सेफ्टी लॉकर है उसमें, उसकी चाबी कहाँ है। ऐसा है, इसलिए किया है हमने एक ये तैयार किया हुआ है, इसे कहते हैं विल कंपेनियन। एक डॉक्यूमेंट है 2-3 पेज का, किसी को चाहिए हम भेज सकते हैं, आप इस पर अपनी चीजें रिकॉर्ड कर सकते हैं इंफॉर्मेशन, और वो इंफॉर्मेशन आप अपने प्यारों के साथ शेयर कर सकते हैं, या जिसको आप समझते हैं देना उसकी कॉपी दे सकते हैं, अपने एडवाइजर को कॉपी दे सकते हैं कि इन केस जब फाइनल में आता है कोई बात तो लोग अपने एडवाइजर के भागते हैं, अगर उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो वो आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, अगर इंफॉर्मेशन है तो आपकी हेल्प कर सकेगा। सो दिस इज द वन आई वाज सेइंग, एंड द लास्ट आई एम सेइंग, आर यू लिविंग योर लाइफ नाउ। हम सभी 65-70-80 के ऊपर हैं बहुत से, हम जो भी ह्यूमन बीइंग हैं, अब देखिए हम क्या करते हैं। जब हम जवान थे तो हम पैसा कमाने में लगे हुए थे, बीमार थे तब भी काम पर जाते थे, छुट्टी नहीं करते थे, स्नो में भी काम पर करते थे, रेन में भी जाते थे, किसके लिए? पैसा कमाने के लिए, उसको इकट्ठा करने के लिए। अब हमने बहुत इकट्ठा कर लिया, अब हम क्या कर रहे हैं, उस पैसे को खर्च कर रहे हैं हेल्थी रहने के लिए। देखो पहले हमने हेल्थ को यूज किया पैसा कमाने के लिए, अब हम पैसे को यूज कर रहे हैं हेल्थ को बनाने के लिए, तो हम कब जिए हैं? तो इसके लिए मेरे को एक कोट है, बहुत अच्छी है, मैं आपके साथ शेयर करनी चाहूंगा, दलाई लामा जी की है। ये लिखा हुआ है, द मैन बिकॉज ही सैक्रिफाइसेस हेल्थ in order to make money, then he sacrifices money to recuperate his health, and then he is so anxious about the future that he does not enjoy the present. हम आगे मेरे बच्चे को क्या होगा, मेरे मरने के बाद 2 साल के बाद मेरे बच्चे को, मेरे पोते को, मेरी पोती को, मेरे दोते को, मेरी दोती को क्या होगा। हम नहीं जी रहे, हम उनके लिए मर रहे हैं। So he is so anxious about the future that he does not enjoy the present, the result being that he does not live in the present or in the future. He lives as if he is never going to die, then he dies having never really lived. हमने अपनी जिंदगी कभी जी ही नहीं, ये सभी के लिए है, मैं भी इसमें हूँ, मैं भी आप जैसा हूँ। इसलिए है कि जब आपकी अभी उम्र है, जो कुछ आपके पास है आप उसको एंजॉय करो, थोड़ा सा किसी को देना है दे दो। ये जो प्लानिंग का मतलब यही है कि आप उसमें से अगर किसी को देना चाहते हैं तो पहले प्लान कर लो किसी को। मेरे एक क्लाइंट थे, उन्होंने, उनके पास पैसा था, मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने मेरे को कहा कि मेरे पैसे सारे निकाल दो। मैंने कहा भाई इतना पैसा तो क्या करेगा? कहते हैं मैं मरने के बाद बच्चे होने चाहता है, वो झगड़े में अभी उनको दे देना है, वो बाद में जो मर्जी करे। He is about 88, 89. वो कहता है मेरे को पता नहीं कब मेरा टाइम आना है, कल को मेरे बाद वो झगड़ेंगे, मरेंगे, करेंगे, किसी को कोर्टों में जाएंगे। तो मैंने उसको अभी से कहा कि ये लो, आप करो जो मर्जी ना करो, अपने लिए जो मेरे लिए है नफ वो मैंने रखा हुआ है। सो वो जो भी आपने प्लान करना हो उसके लिए कर सकते हैं। दैट आई से जी थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, जो मेरी इंफॉर्मेशन है किसी को चाहिए तो आप नोट कर सकते हैं। मेरा वेबसाइट भी है, मेरी ईमेल भी है, मेरा फोन नंबर भी है इसके ऊपर। अगर आपको क्वेश्चन हो तो कोई, आई एम ओपन टू नाउ क्वेश्चन एंड आंसर। ओके डॉक्टर साहब। हाँ जी, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप अनम्यूट करके मेरे को हाथ रेज करें और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आई हैव अनदर अबाउट 20 minutes. Hello. Hi, Mr. Chauhan. हाँ जी। I have a question for you. हाँ I जी। have created myself, my wife, a trustee
charity trust. हाँ जी, All the brokerage equities and my stocks are being transferred to Mackenzie Financial okay, to run that trust. okay, I have my daughters and sons, the trustees, to carry on the trust after our deaths even. right. The only situation I'm facing that if I transfer $20,000 last year from my equities to Mackenzie Financial from the brokerage, Hmm. they sent me a receipt for $20,000 right away. Hmm. Those $20,000 I cannot claim through the Revenue Canada because I don't have that much income to have the limit also to claim. So actually, do they defer for 5 years? एक मिनट, एक बीच में कॉल आ रही थी, sorry about that. I never got hold of the Revenue Canada. They're supposed to defer it next 5 years, so I can claim 2,000 अभी and 3,000 every year. वैसे आप मैकेंजी से बात कीजिए कि जिन्होंने ट्रस्ट आपका जहाँ सेट किया हुआ है, सो वो आपको जवाब देंगे कि आपको कितने साल डिफर करना है, जहाँ टैक्स है। लेकिन मैं ये बता दूं, जो भी आपका ट्रस्ट है उसको T3 टैक्स कहते हैं, वो टैक्स भरना पड़ता है। ट्रस्ट कंपनी को भी अगर उसने पैसा दिया जिसको, उसकी इनकम बनेगी। जैसे अगर चैरिटी को गया तो चैरिटी की इनकम होगी, जिनको टैक्स नहीं लगता उनको नहीं लगेगा, जिनको लगना है उसको लगेगा। डिपेंडिंग है कि वो किसको गया, कैसे गया। चाहे वो आपको ही मिला है, बेशक आपका पैसा आपको ही मिला है, आपकी इनकम हो गई है उस टाइम उन्होंने आपको दी है। Yeah, actually, you can claim only certain amount of money. Yes, that's what I'm saying. You can claim certain amount. I do not remember of heart at the moment. Okay, okay. इसके लिए कभी ये बात है कि मैं आपको देख के बाद में बता सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास रेडी आंसर नहीं है इसका। Okay, ठीक है. The only situation I'm facing again is that suppose I transfer another $15,000, they will send me a receipt of another $15,000. So first receipt is not still being used yearly. आप मेरी सलाह होगी आपको, all those receipts will be piling up in the charity trust account. नो राम जी, मेरे को आपको सलाह होगी कि आप मेरे को बाद में फोन करिए, हम उसके लिए फिर जहाँ आपके साथ कहेंगे कि मैकेंजी को फोन करें, ओके, उनसे पता करेंगे क्या है, ठीक है? क्योंकि मैं ये क्वेश्चन है जिसको शायद मैं नहीं चाहूंगा पब्लिकली आंसर करना। ओके, ठीक है। आपकी Mr. Madan ji, हो yeah, सकती है उसमें। I have a question. Thank you so much, because I'm not in the finance and I learned a lot as I'm stepping to 70s. Okay, one quick question. How long we have to keep the tax records for government purposes? Like in case they come for auditing? Okay, basically the government says 6 years. Okay. You have to keep the last 6 years record. लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा रिकॉर्ड है जिस चाहे पुराना है, लेकिन आप समझते हैं कि कभी उसकी वैल्यू हो सकती है, यूज हो सकता है, तो यू कीप इट। Okay. लेकिन मैं जो अपने क्लाइंट को कहता हूँ, मैं से कीप इट फॉर 10 years। तो 10 year के बाद गवर्नमेंट का भी जो फाइल्स में है रिकॉर्ड, वो normally they don't go back to that. Yeah, but if you don't have normally a business or you have straightforward, you are a employee of a company who don't have too much assets, I think दूसरी बात एक और है कि आजकल आपको you don't have to keep the physical documents. Yeah. आप उसको स्कैन करके अपने कंप्यूटर पर रख सकते हैं। And also e-records all the time. हाँ, ये वो रिकॉर्ड एक्सेप्ट करते हैं। Okay, thank you so much. Because my husband and me have an argument. So he is going by books, so I just wanted to clarify from my concern. Thank you very much आपके सवाल का। हाँ जी, और कोई? मदन जी मेरा एक आपसे क्वेश्चन है जी कि जो रिटायर्ड हो जाते हैं और अगर उनके पास रेंटल प्रॉपर्टी है, तो रेंटल प्रॉपर्टी में अगर लॉस हो तो वो जो इन्वेस्टमेंट इनकम में डिडक्ट कर सकते हैं क्या? ओके, देखिए ये दो तरह का है। जैसे आपकी रेंटल प्रॉपर्टी है, आप अपना एक मकान है या 2 मकान है, आप क्लेम करते हैं ऑन रेगुलर एवरेज ईयर। जब उसमें लॉस होता है तो वो आपकी दूसरी इनकम को रिड्यूस करता है, सो यू आर क्लेमिंग इट। लेकिन अगर आप कहें कि मैंने मकान टोटली एट द एंड बेच दिया,
हाँ, उसमें लॉस हुआ है, that loss is not deductible against any income, right? राइट। तो उसमें क्या होता है, वो कहते हैं कि अगर ऐसी ही कोई प्रॉपर्टी आप लेंगे, और वो उसको कहते हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट लॉस, या कैपिटल, जहाँ मोस्टली कैपिटल बिजनेस लॉस या कैपिटल इन्वेस्टमेंट लॉस। फिर अब अगर और कोई प्रॉपर्टी लेंगे उसमें गेन होगा, तो उसके अगेंस्ट वो लॉ यूज कर सकते हैं। या आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन जो मेरा क्वेश्चन था शायद आपने आंसर किया कि समझ लीजिए आपने कोई लिए रेंटल प्रॉपर्टी और 4-5 साल चल रही है आपकी, लेकिन आपको उसमें आपका जो क्या बोलते हैं मॉर्गेज ज्यादा है, रेंट कम आ रहा है, सो देयर इज ए लॉस वो आप क्लेम करते हैं अगेंस्ट योर इन्वेस्टमेंट इनकम, अगेंस्ट योर एनी इनकम, नॉट ओनली इन्वेस्टमेंट, एनी इनकम। अगर आपकी सैलरी आ रही है, आपके ओल्ड एज सिक्योरिटी है, पेंशन है, दो जो टोटल इनकम है, उसके अगेंस्ट आप उसको रिड्यूस करते हैं। सो विद दैट लॉसेज, देखिए आपने जो बड़ा कहा कि अगर आपकी मॉर्गेज ज्यादा है इनकम से, तो आपको डेफिनेटली, मान लो मैं एग्जांपल दूं, आपको $2000 का लॉस हो गया साल में, ठीक है, और दूसरी तरफ आपकी इनकम है 50,000 रेंटल के अलावा, तो वो जो आपको फाइनल इनकम होगी वो 50,000 माइनस 2,000 लॉस, आपकी जो है वो 48,000 रह जाएगी, उस पर टैक्स लगेगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, बहुत धन्यवाद। चौहान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा कि आपने बड़े सिंपल वर्ड्स में और बहुत ही अच्छे तरीके से ये सारी चीजें जो है वो समझाई, और चूंकि मेरा ये फील्ड है तो मैं तो बहुत एंजॉय कर रहा था, हालांकि मैंने कैमरा बंद किया हुआ था, लेकिन बहुत एंजॉय कर रहा था। इट वाज रिमार्केबल। हाँ, मैं थोड़ा सा एक कहूँगा, एक फुट नोट जो अभी सुबू जी ने कहा था कि आपने उनको वो टाइम लिमिट बताई और उसके साथ ये कहा कि उसको स्कैन करके रख लीजिए। मैं स्कैन वाले पे थोड़ा सा कहना चाहूंगा कि आपके किसी भी पेन ड्राइव में वायरस भी आ सकता है। कृपया एक काम करिएगा, उसको मल्टीपल जगह के ऊपर स्कैन करके रखिएगा। होता क्या है कि आपने अपनी तरफ से स्कैन करके रख दिया या कहीं सीडी पे आपने रिकॉर्ड करके रख दिया, बाद में पता चला कि सीडी खराब हो गई, तो वो आपका सारा डाटा जो है ना वो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। मैं डाटे को 3-4 जगह के ऊपर रखता हूँ ताकि एक अगर कहीं उसमें वायरस आ जाए या अगर वो खराब हो जाए तो दूसरा डाटा जो है जहां स्टोर कर रखा है वो काम आ जाए। तो कृपया आप कभी भी किसी एक लैपटॉप के ऊपर रिलाई ना करिए, किसी एक इंस्ट्रूमेंट पर रिलाई ना करिए। आपको वो कहीं भी वो खराब हो सकता है और आपका पूरा डाटा जो है वो सारा जाया हो जाएगा। दैट विल बी अ बिग प्रॉब्लम। डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छा कहा, ये बिल्कुल सही बात है डॉक्टर साहब ने जो कही है। आपका शुक्रिया मैं अदा करता हूँ कि आपको कभी भी चीज, जैसे कहते हैं ना, अपनी चीज रखी है कभी एक जगह ना रखो। कि मान लो मेरे से रूम में कोई चीज पड़ी है, इसमें आग लग जाए तो मैं उसको कहाँ से ढूंढूंगा बाद में। अगर उसकी मैंने कॉपी कहीं और भी रखी हुई है, कम से कम कॉपी से ही कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे पास बची हुई है ना। इसलिए आपको अपनी सेफ्टी के लिए मोर देन वन, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, मैं आपका फिर से शुक्रिया कह रहा हूँ डॉक्टर साहब, कि आप उसको जरूर संभाल कर रखें। डोंट रिलाई ऑन वन, इवन जो आपकी कॉपीज भी हैं, आपकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, उसकी भी कॉपी करके कहीं रखें। दिस इज एक्सीलेंट आइडिया सबरवाल जी। नहीं, आई एम टेलिंग बहुत ही अच्छी आइडिया सबरवाल जी। दूसरी, ये चौहान जी का लेक्चर आप यूट्यूब में डालेंगे ना? जी बिल्कुल, पक्का डालूंगा। मैंने पूरा रिकॉर्ड किया है और बहुत उम्दा, आज इतना मजा आया, इतनी डिटेल में जो इन्होंने बताया, मैं सारा उसको रिलेट कर रहा था अपने प्रोफेशन के साथ और इतना देख रहा था। रियली इनका बहुत ज्यादा नॉलेज है और बहुत, और फिर आप ये दूसरी देखिए कितने प्रोफेशनल है। राम जी ने क्वेश्चन कहा तो कहते पब्लिकली मैं डिस्कस नहीं करना चाहता, आप मेरे से पर्सनली डिस्कस करिएगा और फिर मैं आपसे बात करूंगा और पूरी डिटेल में हर चीज को बड़े उसमें करते। और मैं चंदा जी इसलिए कह रहा हूं कि कल ही मैं उलझता रहा हूं। एक मेरा डाटा जो था वो डिलीट हो गया और उसको असेंबल करने में मुझे बहुत टाइम लगा
आई तो वो यही नो। था कि मैं 2-3 जगह पे हमेशा रखता हूँ उसको, एक कहीं से कहीं भी कोई गलती लग सकती है, कोई आप डिलीट कर सकते हैं, बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो और पेपर आपका का भी इन्होंने, चौहान जी ने कितना, अगर आगे लग गई, कुछ जल गया तब तो एकदम ही खत्म। नहीं, चंदा बहन एक चीज और कहूंगा, थोड़ा सा मजाक कर रहा हूँ, चौहान साहब इसको जरा मजाक में लीजिए। एक आदमी बस में बैठा और आपको पता है कि पहले इंडिया की बात कर रहा हूँ कि एडवांस में एक टिकट कलेक्टर आ जाता है और वो उसको सबको टिकटें बांट देता है, लाइन में ना सबको टिकटें बांट देता है, वो एडवांस में दे देता है बस में चढ़ने से पहले। तो उस अच्छा। बंदे ने वहां से उससे टिकट ले ली और टिकट लेके बस में बैठ गया। जब बस में बैठ गया तो उसको कहता है कि भी मुझे वो वहां की टिकट दे दे। अब वो चूंकि उसने बड़े रंगदार कमीज पहनी हुई थी, तो वो टिकट जो कंडक्टर था उसने देखा कि ये नीचे इसने मेरे से टिकट ले ली है, तो अब फिर टिकट मांग रहा है। तो उसने उससे पूछा, भाई बात सुन, तूने नीचे, कहता हाँ हाँ वो टिकट मैंने तेरे से ले ली थी पर फिर भी टिकट दे दे। कहता है जाना तू एक आदमी है, एक टिकट पे जा सकता है, और तूने नीचे टिकट मेरे से एडवांस में ले ली थी, अब दोबारा टिकट ले रहा है। कहता है देख बात सुन, तुझे देने में क्या दिक्कत है, वैसे तो मेरे पास पास है। उसके पास ऑलरेडी एक पास था, उसके बाद एक टिकट उसने नीचे ले ली, एक अंदर चढ़ के और टिकट मांग रहा है। कहता है भाई ऐसे कोई चेकिंग वाला आ जाए तो कभी ना मिले तो फिर दिक्कत हो जाती है, तो इसलिए मैं तो कभी ये भी ना करिए कि 3-3 टिकटें लेके रखिए। आप Oh my डेटा God. जो भी है उसको बड़े संभाल के जहां भी रखना है उसको बहुत रखिएगा। खूब डॉक्टर साहब। Yeah, really cute. तो ये बहुत कोई अच्छा। बात नहीं। और देखिए आज बैकग्राउंड कितनी अच्छी चौहान साहब ने लगाई है, कमाल कर दिया। ये राइट बैकग्राउंड तो राइट, मुझे भी चारों तरफ रोशनी जा रही है। बहुत उम्दा साहब, बहुत बहुत बढ़िया। चौहान साहब थैंक यू। आप रेगुलर आया करिए, हम बहुत मिस करते हैं आपको। देखिए डॉक्टर साहब, मैंने आपसे विनती की थी, मैं फिर कर रहा हूँ सभी से, क्योंकि जब वीक डेज में है और वीक टाइमिंग में है, मेरे लिए कभी कभी डिफिकल्ट हो प्रॉब्लम हो जाता है, जाती है, प्रॉब्बम हो जाती है। क्योंकि हम इसलिए मैं काम भी करता हूँ जी। अगर तो हूँ ना, मैं रिटायर्ड हूँ, बिल्कुल कोई काम नहीं करता, देन इट्स डिफरेंट स्टोरी। नहीं आई